अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आईके के पास पेपर का क्वेश्चन है और डील करता है टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन से। अगर रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है शो द इफेक्ट्स इफ एनी ऑफ ईच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इस पे इन ट्रांजैक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा यह हमें बताना है। पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस ट्रेवल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹85,000 वर पेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। बिजनेस के 85,000 के ट्रैवल के एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, और ये ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे किए हैं। तो अगर ऐसा है तो डबल एंट्री होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 85,000, ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट 85,000। कैपिटल क्रेडिट 85,000 क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस अगर आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे किया है तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस का एक खर्चा आप अपने घर के पैसों से पे कर रहे हो, यानी कि अब वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरह से, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिवली जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपकी इक्विटी डिक्रीज होती है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कैपिटल जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इम्पेक्ट क्या होगा? अगर हम इसका इम्पेक्ट लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर एसेट्स का एक कॉलम है, इक्विटी का एक कॉलम है और लायबिलिटी का एक कॉलम है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट में हैं, यानी कि उससे इक्विटी होती है कम, 85,000 माइनस हुआ, और दूसरी साइड पर जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से इक्विटी इंक्रीज होती है, यानी कि 85 का इंक्रीज हुआ, विच मीन्स कि इस ट्रांजैक्शन से इक्विटी 85,000 से डिक्रीज भी हुई है और इंक्रीज भी हुई है 85,000 से, तो नेट इम्पैक्ट जो है वो निल हो गया, ठीक है। ये पहली ट्रांजैक्शन थी। दूसरी में लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ 45,000 वॉज मेड फॉर रिपेयर ऑफ ओनर्स पर्सनल व्हीकल। ज़ाती व्हीकल के लिए बिजनेस के अकाउंट से 45,000 रुपये पे करे गए उसकी रिपेयर के लिए। जब पैसे पे करे गए तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होगा वो क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि पेमेंट हो रही है तो बैंक से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, अगेन ये बिजनेस के किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं है बल्कि ओनर के अपने घर के किसी एक्सपेंस की पेमेंट है। तो बिजनेस से पैसा निकल रहा है और ओनर के घर के किसी रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम हो रहा है, यानी कि ड्राइंग्स हो गई। तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन होगी इसका जो इम्पेक्ट होगा वो ये होगा कि जब ड्राइंग्स होती हैं तो कंपनी की इक्विटी कम होती है, कैपिटल कम हो जाता है, बिकॉज बिजनेस से जो पैसे होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो इक्विटी के नीचे आप नेगेटिव 45,000 लिखोगे, ठीक है, और एसेट भी कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो एसेट के नीचे 45,000 नेगेटिव लिखोगे। अच्छा, फॉर्मेटिंग का इतना मैं ख्याल नहीं कर रहा, वो आप आईके के आंसर से देख लीजिएगा। तीसरा है अ लैपटॉप कॉस्टिंग 250,000 एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 100,000 ऑन कैश। अब ये वाली जो थर्ड एंट्री है ये आपने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट्स की अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ी होगी। इसमें हो ये रहा है कि एक 2,50,000 रुपये की चीज़ जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी वो आप 1 लाख रुपये में बेच रहे हो। तो जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो 1 लाख रुपये में, तो आपके पास 1 लाख रुपये आ रहे हैं, 1 लाख रुपये बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, 1 लाख रुपये बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट जो बैंक अकाउंट होगा विच इज़ एसेट, वो 1 लाख रुपये से डेबिट होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो फिक्स्ड एसेट है जो आप बेच रहे हो वो आपने 2.5 लाख का ख़रीदा था, तो वो फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट का जो अकाउंट होगा वो भी एक एसेट है, लेकिन वो अकाउंट जो है वो 250,000 से कम हो जाएगा, बिकॉज आपने जो चीज़ बेची है उसकी कॉस्ट 250,000 है। अगर हम कॉस्ट पर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर इसकी नेटबुक वैल्यू 60,000 है तो 250,000 माइनस 60,000 जो कि 190,000 बचता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होगा वो 190,000 रुपीज़ से कम हो रहा होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो 190,000 से जो है वो डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काउंटर एसेट है, काउंटर एसेट यानी कि एसेट का उल्टा है। तो जब एसेट कम हो रहा था वो आपने ब्रैकेट में लिखा, फिक्स एसेट जो है वो आपने नेगेटिव साइन के लिए आपने उसको जो है वो ब्रैकेट में शो किया।
अगर काउंटर एसेट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो रही है, जो कि एसेट का उल्टा होता है, उसका नेचर रिवर्स होता है। अच्छा, ये चीज़ें जो है पॉइंट नंबर 3 वाली आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के चैप्टर में पढ़ोगे तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और मुझे जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है, 2.5 लाख की चीज़ 190 की उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि 60 की चीज़ थी और 100 में बेची तो 40 का गेन हुआ है। गेन से मेरी इक्विटी इंक्रीज होती है। तो गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा 40,000 रुपये पे, ठीक है। अच्छा अगर सवाल ने इसकी डबल एंट्री पूछी होती तो बैंक डेबिट होता 1 लाख रुपए से, ठीक है। और जो हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा होता 1,90,000 से, सही है। जो हमारा फिक्स एसेट्स का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा होता 2.5 लाख रुपए से। और जो इनका डिफरेंस आ रहा है 250,000 माइनस 190,000 माइनस, अच्छा 100 और 190 को ऐड करते हैं और 250 को माइनस करते हैं 40 का, वो आता गेन ऑन डिस्पोजल 40,000 क्रेडिट, ठीक है। बहरहाल ये वो एंट्री है जो शायद अभी आपने शायद ना पढ़ी हो। जब तक आप लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ोगे ये एंट्री आप कर नहीं सकते हो। अगला है तस्नीम, क्रेडिटर हैविंग बैलेंस ऑफ 1.5 मिलियन हैज़ बीन एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, द बैलेंस पेएबल इज टू बी ट्रीटेड एज एज कैपिटल। एक पार्टनर एडमिट हुआ है, एक क्रेडिटर था वो पार्टनर बन गया कंपनी में और उसका जो बैलेंस है उसको हमें एज अ कैपिटल ट्रीट करना है, ठीक है ना। यानी कि जो एंट्री नंबर 4 है उसके लिए कुछ इस तरह से होगा, एक क्रेडिटर है, उसका क्रेडिट बैलेंस जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर डबल एंट्री की बात करें ना, अगर डबल एंट्री की बात करें तो ये जो अकाउंट्स पेएबल होगा, ये अकाउंट्स पेएबल 150,000 से डेबिट हो जाएगा और कैपिटल जो है ना वो 150,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अगर डबल एंट्री पूछता तो ये होता, लेकिन इससे पूछा कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरी लायबिलिटी जो है, अच्छा 1.5 मिलियन का अमाउंट है, 1 मिनट, 1.5 मिलियन का अमाउंट है, ये डबल एंट्री होती। वो ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो आप कहोगे कि आपकी लायबिलिटी 1.5 मिलियन से कम होगी और आपकी इक्विटी 1.5 मिलियन से इंक्रीज होगी, ये इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। अकाउंट्स पेएबल जो है वो कम हो रहा है और कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगला जो है वो है गुड्स कॉस्टिंग 180,000 वर सोल्ड टू द ओनर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग अगेंस्ट ऑफिस रेंट ऑफ 210,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मुझे किसी को ऑफिस का रेंट पे करना था 2,10,000, उसको मैंने गुड्स बेच दिए, इन्वेंट्री बेच दी 1,80,000 वाली, लिहाजा मुझे आप कह लो कि एक तरह से 30,000 रुपये का गेन हुआ, क्योंकि अगर मैं 1,80,000 रुपये की इन्वेंट्री नहीं देता तो मुझे 2,10,000 रुपये का रेंट पे करना पड़ता, ठीक है। तो अब हमने एक सेल करी है, ठीक है ना, और इसका इम्पेक्ट क्या होगा या इसकी डबल एंट्री क्या होगी। पहले अगर डबल एंट्री पास करें तो हमने 1,80,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 1,80,000 और इन्वेंट्री कम हो रही है क्रेडिट 1,80,000। दूसरी जगह पर ये चीज़ें बेची हैं, कैश नहीं आया लेकिन रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट बेची हैं, तो रेंट एक्सपेंस जो है ना वो डेबिट 2,10,000 और सेल्स करी है, सेल्स क्रेडिट 2,10,000। अच्छा, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या डबल इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ठीक है। इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, अगर ये देखें तो इन्वेंट्री कम हो रही है 1,80,000 रुपये से, तो एसेट्स के नीचे आप लिख दोगे इन्वेंट्री और ब्रैकेट में लिख दोगे 1,80,000 के एक एसेट कम हो रहा है, ये एक इम्पैक्ट हो गया। दूसरा, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बुक कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो एक एक्सपेंस है, वो डेबिट हो रहा है और उसकी वजह से इक्विटी जो है वो कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखोगे और आप इक्विटी के नीचे 1,80,000 रुपये लिख दोगे।
तीसरा रेंट का एक्सपेंस है 2,10,000 रुपये, तो आप रेंट का एक्सपेंस लिखोगे, ठीक है, और रेंट एक्सपेंस जो है वो एक खर्चा है, उसकी वजह से इक्विटी कम होती है, 2,10,000 रुपये लिख दोगे। और चौथा आप जो है वो सेल्स लिखोगे, और सेल्स की जो वैल्यू है वो भी 2,10,000 रुपये है, ठीक है ना। सेल्स जो है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की वजह से इक्विटी इंक्रीज होती है। तो फुली ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या एंट्रीज पास करी हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा 5 हो गया। 6 क्या है? अ डेटर हु वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट हैज़ पेड 400,000 रुपीज़, that is 50% of the balance due in full and final settlement. A specific provision at 60% of the balance due had already been made. अच्छा, अब देखो ये एक ऐसा सवाल है कि जिससे पहले आपके बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए, फिर ही आप कर सकते हो, ठीक है। बहरहाल एक डेटर था, उससे मुझे 4 लाख रुपए पे किए हैं, और ये 50% है उसके पूरे बैलेंस का, यानी कि पूरा बैलेंस होगा 8 लाख। 8 लाख में से इसने 50,000 रुपये पे किया, ठीक है। A specific provision at 60% of the balance due had already been made. मैंने इसकी एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई हुई थी, और वो 60% अमाउंट की स्पेसिफिक प्रोविजन मैंने पहले ही बनाई हुई थी। तो स्पेसिफिक प्रोविजन जो मैंने बनाई हुई थी वो 8 लाख इंटू 60% इस 4,80,000। 8 लाख का 60% 4,80,000 होता है। अब भाई हम एंट्री क्या पास करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो एंट्री जब हम पास करेंगे, मैं यहाँ पर वर्किंग करता हूँ, ज़रा इसको समझते हैं। देखो, एक तो आपके पास जो है ना वो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए अगर पैसा आ रहा है तो एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी में आप एसेट्स में लिख दोगे 4 लाख रुपए, और ये 4 लाख रुपए कहाँ जा रहा है? ये 4 लाख रुपए जा रहा है बैंक अकाउंट पे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई बड़ी सिंपल सी। दूसरा, ये डेटर 8 लाख रुपए में आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ होगा। अब क्या हुआ? अब इसने आधे पे कर दिए, और बाकी आधे यानी कि 4 लाख रुपए जो है वो आपको नुकसान बुक करना है, बेडेड बुक करना है, एक्सपेंस बुक करना है। बहरहाल ये डेटर तो चला गया ना, ये डेटर तो अब नहीं रहा। तो 8 लाख से डेटर्स का बैलेंस कम होगा, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट 8 लाख से होगा, यानी कि एसेट जो है वो 8 लाख रुपए से कम हो रहा होगा। ये दूसरी एंट्री हो गई। तीसरा, इसकी आपने एक प्रोविजन बनाई हुई थी, और वो प्रोविजन 4,80,000 रुपये की बनाई हुई थी, यानी कि 4,80,000 रुपये का इसका एक्सपेंस पिछले सालों में बुक किया हुआ था। बट अब मुझे इस एक्सपेंस को 4 लाख पे लेकर आना है। क्यों 4 लाख पे लेकर आना है? क्योंकि इसने 50% अमाउंट पे कर दिया, यानी कि 4 लाख पे कर दिया, और मुझे 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ। 8 लाख टोटल था, 4 लाख मिल गया, 4 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन मैंने प्रोविज़न जो है वो 4,80,000 पर बुक करी हुई थी, तो थोड़ी सी प्रोविज़न जो है वो मुझे रिवर्स भी तो करनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं प्रोविज़न को रिवर्स करूँगा तो इसकी जितनी भी प्रोविज़न बुक हुई थी, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 4,80,000 पर बुक हुई हुई थी। 4,80,000 से इसकी प्रोविज़न कम होगी, और एक इनकम मुझे बुक करनी पड़ेगी रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न के नाम से 80,000 रुपये। अगेन ये वो एंट्री है जो आप एक बार बेडेट्स का चैप्टर बहुत अच्छे से कर लोगे, फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा आप लोगों के सामने अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल डिस्कस किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है। तो सारे चैप्टर्स हो जाए उसके बाद रिकमेंडेड है कि आप ये सवाल अटेम्प्ट करिएगा। बहुत शुक्रिया।